स्टूडेंट्स, हम फेडरल बोर्ड की 9th क्लास की केमिस्ट्री के 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हम इसका सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे थे। इसके हमने हाफ क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी हमने पार्ट 7 तक जो है ये अटेम्प्ट कर लिया था। अब हम पार्ट 8 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 में ये कह रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय एलोट्रोप्स, इलेबोरेट योर आंसर ब्रीफली बाय राइटिंग अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। यानी कि पहले तो हमने ये बताना है कि एलोट्रोप्स होते क्या हैं, उसके बाद हमने अपने आंसर को एक तो ब्रीफ आंसर देना है, शॉर्ट आंसर देना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हमें बता दिया है कि आंसर 3 to 4 लाइन्स का होना चाहिए, और हमने बताना है कि एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में बताना है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले तो एलोट्रोप्स की हेडिंग देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे डेफिनेशन, क्योंकि व्हाट इज मेंट बाय एलोट्रोप्स कहा है तो हम डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन में हमने बता दिया कि जो किसी भी एलिमेंट की सेम फिजिकल स्टेट में जो डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं किसी भी एलिमेंट की, तो उनको हम एलोट्रोप्स कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर हमें कहा गया है कि अपने आंसर को हम एक्सप्लेन करें या एलेबोरेट करें एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में बता के, तो एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस के बारे में हम यहाँ क्या बताएंगे कि एलोट्रोप्स फॉस्फोरस के डिफरेंट एलोट्रोप्स होते हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं वो कौन कौन से हैं, वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस। फिर फॉस्फोरस के या किसी भी एलिमेंट के जो एलोट्रोप्स होते हैं उनके अंदर एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, और वो जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट एटम्स की वो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे होती है। अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो एक नई एलोट्रोपिक फॉर्म बन जाती है। जैसे कि अगर हम फॉस्फोरस की यहाँ पे, क्योंकि हमें एलोबरेट करना है फॉस्फोरस की एलोट्रोप्स के बारे में बताते हुए, तो हम देखते हैं कि P4 ये जो फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस है, ये अगर 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दें तो इससे ऊपर का टेम्परेचर पे ये रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इससे 250 से कम का टेम्परेचर होगा तो वाइट फॉस्फोरस एग्जिस्ट करती है। तो ये जो है वो इस तरह से ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है और इसके ऊपर ये इस तरह एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये हमने यहाँ पर एलोट्रोप्स की को डिफाइन किया और हमने फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स के बारे में बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं अ केमिस्ट डिसॉल्व्स 11.2 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास होता है 56 इन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी। अब ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम अपनी आंसर शीट पे पहले करेक्ट पार्ट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ये पार्ट नंबर 9 है, और फिर हमने जो है यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने यहाँ मेंशन कर दी है। फिर हम डेफिनेशन गिवन यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेडिंग्स देंगे। गिवन या डाटा की हेडिंग होगी फर्स्ट वन, इसमें हम लिखेंगे जो चीज़ें गिवन है। क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें मास गिवन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, दैट इज 11.2 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 5.56 ग्राम्स पर मोल है, ये भी दिया हुआ है। फिर वॉल्यूम जो है दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर अब फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी, ये हमने रिक्वायर्ड में की हेडिंग के अंडर लिख दिया, मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फाइंड करनी है। और फिर फॉर्मूला की हेडिंग दी कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये हमने यहाँ लिख दिया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। और जब हम इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर की, तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी, जिसका हम यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे। तो हमने यूनिट भी साथ लिखा, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और आखिर में रिजल्ट लिख दिया, द मोलैरिटी ऑफ गिवन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज 0.1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन बनता है अगर हम न्यूमेरिकल की भी इस तरह से हेडिंग वाइज जो है वो इसको अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 10 पे आते हैं, कंपेयर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स में कहा है ना, तो इसका मतलब है एक एक मार्क का एक एक पॉइंट होगा, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है वो मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम आ गए अपनी आंसर शीट पे, हमने यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा, उसके बाद हमने लाइन लगा दी बीच में, और एक जगह लिखा सॉल्यूशन, एक जगह लिखा सस्पेंशन। और फिर हमने फर्स्ट यहाँ पर जो डिफरेंस लिखा है उसमें क्या बताया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व करते हैं, यूनिफॉर्मली डिजोल्व करते हैं, बिल्कुल एक हम कहते हैं यकसुई के साथ, यकसुई नहीं कहेंगे, यकसानियत के साथ जो है वो पार्टिकल्स डिजोल्व हुए हुए होते हैं, और होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें आपको अलग अलग जो है वो सारे इसके जो सोल्यूट और सॉल्वेंट नज़र नहीं आ रहा होता, पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे होते। सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, डिजोल्व नहीं होते, अनडिजोल्व फॉर्म में होते हैं। और क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, आप इसमें जो है वो इसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स को देख सकते हैं।
जो डिफरेंस नंबर 2 है, हमने यहाँ 2 लिखा और हमने यहाँ बीच में लाइन लगा दी कि एक डिफरेंस खत्म हो गया है। दूसरा डिफरेंस में वो कह रहे हैं कि सोल्यूट पार्टिकल्स कैन इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर होता है उसमें से सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आराम से पास कर जाते हैं सोल्यूशन में, जबकि सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता। सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर पे आ जाते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं। थर्ड डिफरेंस है कि पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। किसी सोल्यूशन के, जो ट्रू सोल्यूशन, सही सोल्यूशन जो होता है, प्रॉपर सोल्यूशन, उसमें हमें पार्टिकल्स आम आंख से नज़र नहीं आते। जबकि सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें पार्टिकल्स जो है तो इतने बड़े होते हैं कि हम आम आंख से देख सकें। ये हो गया पार्ट नंबर 10। अब हम देख लेते हैं पार्ट नंबर 11 को। पार्ट नंबर 11 में वो कह रहे हैं विच सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड एंड विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये 3 रिएक्शंस दिए ए बी सी, ये तीनों एक एक मार्क के होंगे और इसमें से जो है वो हर एक में बताने कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जो है यहाँ करेक्ट पार्ट नंबर पहले तो लिखा अपनी आंसर शीट में, फिर आपने ए पार्ट यहाँ पर ऐसे करें कि आप इक्वेशन लिख दें। अब आपने लिखी हुई होगी सामने तो आपके लिए इसको जो है इसमें से बताना आसान होगा। फिर आपने लिखा द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। पहले ए पार्ट का लिखा यहाँ पे और इसमें हमने देख लिया कि नाइट्रोजन जो है वो 0 से माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब है ये रिड्यूस हुआ है। और हाइड्रोजन जो है H2, ये सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन गैस, ये जो है वो 0 से प्लस में जा रही है, ये ऑक्सीडाइज हुई है। बी पार्ट में देखेंगे हम, इसमें भी आप इक्वेशन पहले लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद आप हेडिंग देते हैं द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, इसके आगे जो रिड्यूस हुआ है वो सब्सटेंस लिखें और नीचे लिख दें द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, उसके आगे लिख दें जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हमने देखा क्लोरीन जो है ये 0 से किस में जा रही है, माइनस में, ये रिड्यूस हुई है। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये इसमें हम देख रहे हैं कि सल्फर को देखें, सल्फर जो है वो यहाँ पे -2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ है और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हुआ है। सी पार्ट में हम देख रहे हैं अमोनिया है प्लस CuO यानी कॉपर ऑक्साइड गिव्स कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस। इसमें सब्सटेंस रिड्यूस्ड हमने लिखा कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर यहाँ पर +2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये रिड्यूस हुआ है। और नाइट्रोजन यहाँ माइनस से किस में जा रहा है, 0 में, तो ये क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। इस तरह हमने ए बी सी तीनों पार्ट्स करने हैं क्योंकि एक एक मार्क के ये तीनों हैं। पार्ट 12 में वो कह रहे हैं एक्सप्लेन जिंक प्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। जिंक प्लेटिंग के बारे में बात करनी है हमने यहाँ पे और हमने केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है। तो हमने अपनी आंसर शीट में करेक्ट यहाँ पर पार्ट नंबर लिखा। अब इसकी इक्वेशंस हम पहले लिख लेते हैं। हमने लिखा आयनाइजेशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है वो यहाँ पर हमने लिखा जिंक सल्फेट, इसके आइंस बनते हैं जिंक आइंस और सल्फेट आइंस। फिर हमने हेडिंग दी एट एनोड, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, ये ऑक्सीडेशन हो गई और जिंक की ऑक्सीडेशन। और जो एट कैथोड, इस पे रिडक्शन होती है कैथोड पे, तो जिंक के आइंस जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और हमारे पास जिंक बन गया। फिर हमने यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने बताया कि पहले जिस मेटल को हमने जो है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, जिंक को डिपॉजिट करना है, उसको साफ किया हमने और उसके बाद हमने उसके ऊपर सारा कोई हमने देखा कोई जंग वगैरह तो नहीं लगा हुआ, उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक सेल लिया, उसके अंदर हमने जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन रखा और फिर करंट जब अप्लाई किया तो हम देखते हैं कि जो टारगेट मेटल थी जिसका कैथोड यूज़ किया था हमने और एनोड जो थी वो जिंक की थी, तो हम देखते हैं कि कैथोड जिस भी मेटल की थी उसके ऊपर जिंक डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और ये होती है जिंक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और ये है पार्ट नंबर 13। इसमें कह रहे हैं, इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक ए है एक बी। ए पार्ट में वो कह रहे हैं विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक अमंग बेरिलियम और कैल्शियम, गिव रीजन। सिर्फ ये नहीं बताना कि कौन सा ज़्यादा मेटेलिक है बल्कि उसकी रीज़न भी देनी है। तो हमने अपनी आंसर शीट पे यहाँ पार्ट नंबर लिखा, करेक्ट पार्ट नंबर 13 था, हमने लिख दिया। ए पार्ट था, आगे ए भी मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने पहले तो इस बात का जवाब दिया ना कि विच एलिमेंट इज मोर मेटेलिक अमंग बेरिलियम और कैल्शियम, तो हमने बताया कैल्शियम इज मोर मेटेलिक दैन बेरिलियम। उसकी रीज़न फिर हमने बताई कि जैसे जैसे हम जो है वो किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, यानी कि टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है। और चूंकि बेरिलियम और कैल्शियम दोनों किस में आ रहे हैं, ग्रुप 2A या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, तो हम देखते हैं बेरिलियम से जैसे नीचे जाते हैं हम कैल्शियम के तक पहुंचते हैं तो टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन यानी एक लूज
एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने की जो सलाहियत होती है उसको वो इंक्रीज करती है। इसकी वजह से कैल्शियम जो है उसकी ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए कैल्शियम जो है वो मोर मेटेलिक है देन बेरिलियम। अच्छा, अब इसके दो पार्ट्स हैं, तो ये नहीं करना है कि हम अपनी मर्जी से कोई एक पार्ट कर लें, दोनों पार्ट्स करने हैं। तो बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में क्या करना है, बी पार्ट में वो कहते हैं राइट एनी वन यूज ऑफ मैग्नीशियम। तो हमने बी की यहाँ पे जो है वो बी मार्क करेंगे, हमने लिखना है बी है ये पार्ट बी, और हमने यहाँ इसका लिखा हमने यूज़, तो हमने यहाँ पर यूज़ क्या लिखा, एज मैग्नीशियम इग्नाइट्स इजीली इन एयर, यानी एयर में जो है वो मैग्नीशियम इजीली इग्नाइट कर जाती है, जलती है और बर्न करती है, किसी ब्राइट लाइट के साथ बर्न करती है, तो इस वजह से ये फायरवर्क्स यानी कि आतिशबाजी में यूज़ होती है। अब उन्होंने एक यूज़ मांगा था तो हमने एक ही लिखा है, ठीक है ना, ज़्यादा हमने लंबा करके कुछ नहीं इस तरह से लिख देना, शॉर्ट आंसर्स है ना, हमने शॉर्ट आंसर्स देने। अब है सेकंड लास्ट पार्ट, ये है 14th पार्ट। इसमें वो कह रहे हैं नोबल मेटल्स आर इनर्ट, एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट, यानी नोबल मेटल्स जो होती हैं वो इनर्ट होती हैं, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें। इसके लिए हमने यहाँ पे पार्ट नंबर लिखा, जो पार्ट नंबर था क्वेश्चन पेपर पे, और हमने यहाँ पर लिखा, हम बताएंगे कि नोबल मेटल्स जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सारी की सारी नोबल मेटल्स हैं, ये सारी इनर्ट होती हैं, रिलेटिवली इनर्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि इनएक्टिव मेटल्स होती हैं, इनर्ट मतलब इनएक्टिव होती हैं, रिएक्ट नहीं करती। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से या ईजीली लूज नहीं करती हैं। और हम देखते हैं कि नॉर्मल कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की, अगर हम इसको गोल्ड को, सिल्वर को या प्लेटिनम को वैसे ही रख दें एटमॉस्फेयर में, हवा में रख दें, तो ये हवा जो होती है या हवा के अंदर जो जितने भी अज्जा मौजूद हैं वो इन मेटल्स से रिएक्ट नहीं करते और ना ही इनको अफेक्ट करते हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं कि नोबल मेटल्स होती हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि ये इनर्ट होती हैं। इसके बाद हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 15। इसमें वो कह रहे हैं राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग 1s 2s वाली फॉर्म। अब ए है क्लोरीन, बी है सिलिकॉन और सी है नियॉन। तीनों के एक एक मार्क्स होंगे, ये तीनों जो है वो करनी है। अगर आप पार्ट 15 को अटेम्प्ट करेंगे तो आप तीनों पार्ट्स जो हैं उसके ए बी सी तीनों के बारे में, तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, अपनी मर्जी से किसी एक की नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए हम अपनी आंसर शीट पे आ गए, हमने यहाँ पे पार्ट 15 लिखा और ए लिखा हमने क्लोरीन। अब इसके नीचे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर क्लोरीन। अब इसके देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर से पता चल रहा है 17, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17। ये हमने जो है वो पूरे करने हैं, तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर 3s2 12, फिर 3p5, तो ये कितने बन गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ये इसके आ गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बी पार्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन में देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर सिलिकॉन हमने लिखा, और इसके आगे हम लिखेंगे, अच्छा बी पार्ट मेंशन कीजिएगा कि ये बी पार्ट है और इसके आगे सिलिकॉन लिख दीजिएगा। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 14 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके एटम में। 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 3s2 के 2 और मिला दें 12 इलेक्ट्रॉन्स। 3p4 के 4 और मिला दें, ये बन गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी हमने ये गलत कर दिया, यहाँ पे ये तो 16 बन जाएंगे, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको हमने करेक्ट करके लिख दिया, ये है 3p2। इसके बाद हम सी पार्ट की तरफ आ जाएंगे। इसके नियॉन है, नियॉन हमने मेंशन किया। अब इसमें 10 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर नियॉन हमने लिखा इज इक्वल टू 1s2 2s2 कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2p6 से मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और इस तरह हमने तीनों पार्ट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे लिख दी। और यूं हमने जो फेडरल बोर्ड की तरफ से हमें 9th क्लास का पेपर मिला था, सब्जेक्टिव पेपर 2019 का केमिस्ट्री का, तो इसमें हमने क्या किया, इसका हमने जो है वो सेक्शन बी पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया और इसको हमने सॉल्व किया।